0। ओके, तो चलिए टोटल कर दो यहाँ का। 7 5 12 6 8 6 7 8 9 और 1 10। ये हो गया 1,08,000। यहाँ पे भी कितना हो गया 1,08,000। ये कितना हो गया 0, यानी दोनों तरफ a बराबर c प्लस एल हो रहा है आपका। क्लियर। तो प्रत्येक व्यवहार के अंत में a बराबर c प्लस एल है कि नहीं है वही ज्ञात करना है। हिसाबी समीकरण ये कहता है कि प्रत्येक व्यवहार के अंत में a बराबर c प्लस एल होना चाहिए। चलिए चलते हैं व्यवहार नंबर 11 के अंदर। रुपये 4,000 वेतन के चेक से चुकाए। अब यहाँ आपने क्या किया है, वेतन चुकाया है, तो वेतन आपके लिए क्या है, खर्च है, और चेक से चुकाया तो बैंक से इसमें क्या होगी, कमी होगी। तो लिखेंगे वेतन खाते उधार, वेतन खाते उधार, और चेक से चुकाया तो लिखेंगे बैंक खाते का, बैंक खाते का। कितने का वेतन चुकाया आपने, 4,000 का, तो उधार तरफ रकम लिखेंगे 4,000, जमा तरफ भी कितना आएगा 4,000। अब विद्यार्थी मित्रों आप खास ध्यान रखो कि जब भी आप कोई खर्च चुकाते हो तो खर्च चुकाने से आपके पूंजी में क्या होती है, कमी होती है, और आय मिलने से पूंजी में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो यहाँ जो वेतन है, सैलरी अकाउंट इज एक्सपेंस, वो आपके लिए क्या है, खर्च है, इसके लिए पूंजी में क्या होगी, कमी। तो यहाँ लिखेंगे पूंजी में कमी। और आपने ये खर्च कैसे चुकाया है, चेक से चुकाया है, तो बैंक शेष में भी क्या होगी, कमी होगी। तो लिखेंगे बैंक शेष में कमी। क्लियर। तो रोकड़ कितना है आपका 66,000, तो रोकड़ उतना का उतना ही लिख लीजिए। रोकड़ यहाँ लिखेंगे 66 का 66। बैंक शेष में क्या हो रही है, कमी हो रही है, क्योंकि वेतन आपने क्या किया है, चेक से चुकाया है। तो बैंक शेष आपकी कितनी थी, 15,000, माइनस करेंगे वेतन या कमी करके कितना करेंगे, 4,000। तो अब आपके पास बैंक शेष कितनी बची, 11,000। स्टॉक आपका उतना का उतना ही रहेगा। कितना था स्टॉक आपका, 27, तो 27 का 27। क्लियर। अब यहाँ पे आप खर्च चुका रहे हो तो खर्च चुकाने से पूंजी में क्या होगी, कमी होगी। तो यहाँ लिखेंगे पूंजी 1,08,000, माइनस करेंगे क्या, कमी, वेतन कितना चुकाया आपने, 4,000। तो खर्च चुकाने से पूंजी में क्या होती है, कमी। तो अब आपके पास पूंजी कितनी बची, 1,04,000। यहाँ दायित्व का उतना। चलिए टोटल कर दो, 7 7 14, ये हो गया 1,04,000, और यहाँ पे भी कितना हो गया, 1,04,000। यहाँ 0 का 0। क्लियर। तो दोनों तरफ कैसा आया, समान आया। चलिए इसको भी क्लोज कर देते हैं। ये व्यवहार हो गया आपका कंप्लीट, और इसमें भी a बराबर कितना हो रहा है, c प्लस एल हो रहा है। ओके, चलिए 12 नंबर का देखते हैं। 3,000 कमीशन के नकद मिले और 2,500 क्या है, मिलना बाकी है ना। तो यहाँ मिलना बाकी कमीशन, और आपने क्या किया है, कमीशन मिला है। कमीशन के नकद मिले तो लिखेंगे आय मिल रही है, तो लिखेंगे रोकड़ में मिल रही है, तो रोकड़ खाते उधार, रोकड़ खाते उधार, और कमीशन आय है इसके लिए जमा होगा, तो लिखेंगे कमीशन खाते का, कमीशन खाते का। कितनी रकम कमीशन की मिली है आपको बेटा, 3,000। तो यहाँ लिख देंगे 3,000, यहाँ पे भी लिखेंगे कितना, 3,000। अब देखिए आपको आय मिली है, तो आय मिलने से रोकड़ आपको मिली है, तो रोकड़ में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे रोकड़ में वृद्धि, और आय से क्या होती है, पूंजी में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। तो यहाँ लिखेंगे पूंजी में वृद्धि। जैसे खर्च चुकाने से पूंजी में कमी होगी, तो आय मिलने से पूंजी में क्या होगी, वृद्धि होगी। फिर आपको दिया है मिलना बाकी कमीशन, 2,500 मिलना बाकी है, तो मिलना बाकी कमीशन का रोज नामचा क्या होगा, तो लिखेंगे मिलना बाकी कमीशन खाते उधार, तो 2 नंबर ही करके यहाँ लिख लेते हैं, इसी के साथ में करते हैं दोनों असजन। तो मिलना बाकी कमीशन खाते उधार, कमीशन खाते उधार, कमीशन खाते का,
जब भी आय मिलनी बाकी होती है तो रोजनामचा होता है मिलनी बाकी आय खाते उधार आय खाते का। तो यहाँ लिखेंगे कमीशन खाते का। कितनी रकम मिलनी बाकी है आपको 2500, तो यहाँ लिख लेते हैं 2500, यहाँ पे भी आ जाएगा 2500। अब मिलना बाकी से क्या होता है, आपका लेना बढ़ता है। जब भी इतना मिलना बाकी है तो लेना में क्या होगी, उतनी वृद्धि होगी, और साथ साथ में पूंजी में भी उतनी क्या होगी, वृद्धि होगी। तो यहाँ लिखेंगे पूंजी में वृद्धि, क्योंकि उतनी रकम भविष्य में आपको क्या करने वाली है, मिलने वाली है। और यहाँ लिखेंगे लेना में वृद्धि। तो एक प्रकार की आपकी ये क्या है, आय है। ओके, तो देखिए इसकी असर कैसे करते हैं। तो सबसे पहले रोकड़ कितना था आपका 66,000। अब यहाँ कमीशन आपको मिल रहा है तो रोकड़ में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो प्लस करेंगे वृद्धि। कितने का कमीशन मिला आपको, 3,000 का। तो ये रोकड़ आपकी हो गई 69,000। बैंक से इसमें कुछ भी कमी वृद्धि नहीं हो रही है, तो बैंक से एज इट इज आपका रहेगा कितना है, 11,000। अब स्टॉक भी आपका उतना ही रहेगा। स्टॉक कितना है आपका 27,000। ओके, और मिलना बाकी कमीशन जो है वो संपत्ति की तरफ आता है। तो यहाँ लिखेंगे लेना यानी मिलना बाकी कमीशन। तो लेना में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो लेना करके लिखेंगे कितना, 2500। ओके, फिर पूंजी में आपका पूंजी कितनी थी, 1,04,000। यहाँ कमीशन मिल रहा है आपको और मिलना बाकी भी है, तो दोनों अपने क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो प्लस करेंगे कमीशन कि कितना है 3,000 का, और प्लस करेंगे मिलना बाकी कमीशन कितना है वो आपका 2500। ओके, तो 3 2 5 और ये कितना हो गया 4। तो ये टोटल कितना हो गया 1,09,500। दायित्व आपका 0 है तो दायित्व 0 का 0 ही रहेगा। क्लियर। तो चलिए अपने टोटल कर देते हैं यहाँ का और देखते हैं दोनों तरफ समान हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये कितना हो गया 1,09,500। ये कितना हो गया 0 9 10 17 17 5 12 और ये हो गया 1,09,500। तो दोनों तरफ का टोटल कैसा हुआ, समान हुआ। ओके, तो याद रहेगा आपको मिलना बाकी कमीशन और मिलनी बाकी आय का असर आपने किया, दोनों तरफ दोनों असर अपने साथ में कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट व्यवहार नंबर 13 पे। तो 13 नंबर पे आपको दिया है 4,000 भाड़ा चुकाया और 1,500 चुकाना बाकी, यानी चुकाया खर्च और चुकाना बाकी खर्च। तो सबसे पहले भाड़ा आपने चुकाया है तो भाड़े का रोजनामचा करेंगे, और फिर क्या है चुकाना बाकी है। तो दोनों का रोजनामचा आप साथ में भी लिख सकते हो, अलग अलग भी आप कर सकते हो। तो अलग अलग करेंगे तो आपने क्या किया है, भाड़ा चुकाया तो भाड़ा आपके लिए क्या हुआ, खर्च हुआ। तो रोजनामचा क्या लिखेंगे अपने, भाड़ा खाते उधार और आपने रोकड़ में चुकाया है तो लिखेंगे रोकड़ खाते का, रोकड़ खाते का। अब यहाँ आपने कितना भाड़ा चुकाया है बेटा 4,000 का, तो रकम कितनी लिखेंगे 4,000। यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 4,000। अब जब भी आप कोई खर्च चुकाते हो तो रोकड़ में क्या होगी, कमी। तो यहाँ लिखेंगे रोकड़ में कमी, और खर्च चुकाया है तो खर्च चुकाने से पूंजी में भी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे पूंजी में कमी, पूंजी में कमी। फिर चुकाना बाकी भाड़ा कितना है 1,500, तो उसकी असर कर देते हैं, उसका रोजनामचा होगा भाड़ा खाते उधार चुकाना बाकी भाड़ा खाते का। तो यहाँ लिखेंगे भाड़ा खाते उधार और चुकाना बाकी भाड़ा खाते का, चुकाना बाकी भाड़ा खाते का। कितनी रकम चुकानी बाकी है 1,500, तो यहाँ लिखेंगे 1,500, यहाँ पे लिखेंगे 1,500।
अब भाड़ा चुकाना बाकी है तो सीधा पूंजी में उतनी क्या हो जाएगी, कमी, क्योंकि खर्च भविष्य में उतना पेड करना है तो पूंजी में कमी होगी। और चुकाना बाकी आपके लिए क्या है, दायित्व, तो दायित्व में क्या हो जाएगी, वृद्धि। दायित्व में क्या होगी, वृद्धि। ओके, चलिए दोनों के साथ में असर देते हैं अपने। तो सबसे पहले रोकड़, तो रोकड़ आपकी कितनी थी, 69,000, तो रोकड़ लिख लेते हैं उतना का उतना, कितना, 69,000। अब चुकाने से रोकड़ में क्या हो रही है, कमी हो रही है। कितने की कमी हो रही है, आपको कितना रोकड़ चुकाया आपने, 4,000, तो माइनस करेंगे कमी 4,000, तो रोकड़ आपका कितना बचा, 65,000। ओके, बैंक से उतनी की उतनी रह रही है आपकी कितनी, 11,000 का 11,000, तो बैंक से लिख देते हैं 11,000। स्टॉक भी आपका उतना ही रह रहा है, कितना, 27 का 27,000। स्टॉक में कुछ भी कमी नहीं हो रही है। उसके बाद लेना कितना था आपका, 2500, तो लेना भी उतना ही रहेगा, कितना, 2500। ओके, अब यहाँ देखिए पूंजी में क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो यहाँ लिखेंगे पूंजी 1,09,500। तो आपका भाड़ा कितना चुकाया है, 4,000, और कितना चुकाना बाकी है, 1,500। तो दोनों क्या है, अपने खर्च है, तो माइनस होगी कमी कितनी, 4,000, और कितना कमी, 1,500, यानी टोटल 5,500 क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे 1,09,500 में से। तो बचेंगे कितने, 1,04,000, और चुकाना बाकी जो है वो अपने लिए क्या है, दायित्व है, तो दायित्व में वृद्धि हो रही है, तो यहाँ लिखेंगे कितना चुकाना बाकी था, 1,500। ओके, तो ये हो गया आपने खर्च चुकाया और चुकाना बाकी खर्च। तो यहाँ का टोटल है आपका 1,04,000, यहाँ का टोटल हो गया आपका 1,500, तो 1,04,000 और 1,500, 1,05,500 दोनों तरफ का टोटल आपका होना चाहिए। तो यहाँ का भी टोटल हो गया 1,05,500। ओके, तो ये दोनों तरफ कैसा आ गया, समान आ गया। क्लियर, तो ये हो गया आपका व्यवहार नंबर 13। चलिए अब चलते हैं व्यवहार नंबर 14 के अंदर। तो वहाँ क्या दिया हुआ है वो देख लेते हैं। 14 नंबर, तो 14 नंबर के व्यवहार में 2,000 का माल धर्मादा में दिया। ओके, तो ये क्या है, अन्य किसी भी तरह से गया माल। तो धर्मादा अपने लिए क्या है, खर्च है, तो लिखेंगे धर्मादा खर्च खाते उधार, धर्मादा खर्च खाते उधार। और किसी भी तरह से गया माल लिया हो तो अपने कौन सा खाता जमा करते हैं, खरीद खाते का। तो यहाँ लिखेंगे खरीद खाते का। कितने का माल धर्मादा में दिया है आपने, 2,000 का, तो रकम उधार तरफ 2,000 और जमा तरफ भी 2,000। अब यहाँ देखिए धर्मादा आपके लिए क्या है, खर्च है, तो खर्च होने से पूंजी में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। और यहाँ धर्मादा के रूप में आपने क्या दिया है, माल दिया है, तो स्टॉक में भी क्या होगी, कमी होगी। तो यहाँ लिखेंगे पूंजी में कमी और स्टॉक में भी क्या हो रही है, आपकी कमी हो रही है। तो यहाँ लिखेंगे स्टॉक में कमी, पूंजी में कमी और स्टॉक में कमी। तो चलिए असर करते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं अपनी रोकड़। तो रोकड़ कितना था अपना, 65,000, तो उतना ही रहेगा। बैंक शेष भी कितना रहेगा, 11,000 का 11,000, तो रोकड़ लिख लेते हैं कितना, 65,000, उतना का उतना ही रहने वाला है। बैंक शेष अपना कितना था, 11,000, तो बैंक शेष में कमी वृद्धि नहीं हो रही है, तो 11 का 11। अब स्टॉक में क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो स्टॉक कितना था आपका, 27,000, तो स्टॉक में कमी हो जाएगी क्योंकि धर्मादा के रूप में आपने क्या किया है, माल दिया है, तो किसी भी तरह से गया दिया माल से स्टॉक में कमी हो रही है। तो माइनस धर्मादा या कमी करके लिखोगे, कितना दिया है आपने माल, 2,000 का, तो यहाँ स्टॉक आपका कितना बचा, 25,000। और उसके बाद लेना कितना था आपका, 2,500। ओके, तो लेना लिख लेते हैं यहाँ पे 2,500। पूंजी लिखते हैं यहाँ पे, तो पूंजी आपकी कितनी थी, 1,04,000। तो 1,04,000 में 2,000 की क्या हो रही है, कमी हो रही है क्योंकि आपने खर्च किया है। खर्च से पूंजी में क्या होती है, कमी। तो माइनस कमी करेंगे कितना, 2,000,
तो पूंजी आपकी कितनी बचेगी, 1,02,000। दायित्व तो अपना कितना था चुकाना बाकी, 1500, तो यहाँ लिख लेते हैं 1500। चलिए दोनों तरफ का टोटल करते हैं, देखते हैं समान हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ का टोटल हो गया 1,02,000, यहाँ का टोटल कितना हो गया 1500, और इस तरफ आ गया 1,03,500। क्लियर। तो दोनों तरफ का टोटल कैसा आया, समान, इक्वल। और अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कहता है कि हमेशा ए बराबर कितना होगा, सी प्लस एल। चलिए व्यवहार नंबर 15 को देखते हैं अपने। तो 15 में आपको दिया है 15,000 का फर्नीचर प्रेक्षा फर्नीचर मार्ट में से खरीदा है, यानी फर्नीचर खरीदा है। तो लिखेंगे अपने क्या फर्नीचर आ रहा है, तो फर्नीचर खाते उधार, फर्नीचर खाते क्या करेंगे उधार, और प्रेक्षा के पास से खरीदा है तो लिखेंगे प्रेक्षा फर्नीचर मार्ट खाते का, फर्नीचर मार्ट खाते का। कितने का माल खरीदा है बेटा आपने, फर्नीचर सॉरी कितने का खरीदा है, 15,000 का। तो यहाँ लिखेंगे 15,000 उधार तरफ, 15,000 करेंगे जमा तरफ। अब फर्नीचर अपने क्या क्या है, तो फर्नीचर इज अवर एसेट्स, फर्नीचर अपने के लिए क्या है, संपत्ति है। तो संपत्ति खरीदी तो संपत्ति में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो यहाँ लिखेंगे फर्नीचर में वृद्धि, यानी संपत्ति में वृद्धि। और प्रेक्षा फर्नीचर मार्ट में से आपने क्या किया है, फर्नीचर खरीदा है, उधार खरीदा है। तो उधार खरीदने से क्या होगा, दायित्व में वृद्धि होगी। तो यहाँ लिखेंगे दायित्व में वृद्धि। क्लियर। तो चलिए रोकड़ उतने का उतना ही रहेगा। रोकड़ कितना है अपना 65,000, तो यहाँ रोकड़ लिख लो कितना 65,000। बैंक शेष कितनी है आपकी 11,000, तो बैंक शेष कितनी रहेगी 11,000 की 11,000। स्टॉक उतना का उतना ही रहेगा कितना 25,000। लेना भी उतना का उतना ही रहेगा कितना 2,500। और यहाँ फर्नीचर इंक्लूड हो जाएगा, अलग दर्शाएंगे। तो फर्नीचर कितने का है आपका 15,000 का। ओके, कितने का फर्नीचर आया 15,000 का। पूंजी अपनी उतनी की उतनी रहेगी, पूंजी में कोई भी कमी वृद्धि नहीं हो रही है, 1,02,000। अब यहाँ उधार फर्नीचर खरीदा है तो दायित्व क्या करेगा, बढ़ेगा। तो दायित्व कितना था अपना 1,500 प्लस फर्नीचर खरीदी करने से दायित्व बढ़ गया कितना 15,000 का। तो ये हो गया आपका दायित्व कितना हुआ 15,000 और 1,500 16,500। कितना हो गया 16,500। चलिए टोटल करते हैं, देखते हैं दोनों तरफ का योग समान आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ आ गया आपका 1,02,000, यहाँ का हो गया आपका कितना 16,500। तो दोनों मिलाया तो 1,18,500। तो यहाँ पे भी हो गया 15,000 बढ़ा, तो 1,18,500। क्लियर। दोनों तरफ का योग कैसा आया, समान आया। तो ये हो गया आपका फर्नीचर की खरीदी, कौन सी उधार खरीदी। तो फर्नीचर संपत्ति में वृद्धि और दायित्व में वृद्धि। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अपने। 6,000 लड़की की कॉलेज की फीस भरी। अब कॉलेज की फीस भरी यानी क्या हो गया बेटा, आहरण हुआ ये। ओके, धंधे के मालिक के निजी खर्च हुआ। तो निजी खर्च यानी आहरण खाते क्या करेंगे, उधार करेंगे, और रोकड़ खाते क्या करेंगे, जमा करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे आहरण खाते उधार, रोकड़ खाते का। क्या लिखेंगे, रोकड़ खाते का। कितने की फीस भरी है उन्होंने 6,000 की। तो यहाँ दोनों तरफ लिखेंगे, उधार तरफ 6,000, जमा तरफ भी कितना 6,000। अब देखिए आहरण से क्या होता है, आहरण से सीधी पूंजी में कमी होती है। धंधे का मालिक जब भी निजी उपयोग के लिए धंधे में से कुछ भी ले जाता है तो उसमें पूंजी में क्या होगी, कमी होगी। तो यहाँ लिखेंगे पूंजी में कमी। और आपने क्या किया है, फीस रोकड़ भरी है तो रोकड़ में भी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो पूंजी में कमी और लिखेंगे रोकड़ में कमी। क्लियर। तो याद रखने का है, खर्च से और आहरण से पूंजी में क्या होती है, कमी होती है। तो रोकड़ आपका कितना था 65,000,
माइनस करेंगे क्या, आहरण, कितना आहरण, 6,000। तो अब आपके पास रोकड़ कितनी बची, 59,000। बैंक शेष आपका उतना ही एज इट इज ही रहेगा बेटा, कितना है बैंक शेष, 11,000। स्टॉक आपका उतना का उतना ही रहने वाला है, कितना है स्टॉक आपका, 25,000। लेना कितना है आपका, 2500। फर्नीचर कितने का है आपका, 15,000 का। ओके, तो जिसमें कमी वृद्धि नहीं हो रही है तो उसको ऐसे ही ऊपर से नीचे उतारेंगे। और पूंजी आपकी कितनी थी बेटा, 1,02,000। अब आपने आहरण किया है तो आहरण से पूंजी में क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो माइनस करेंगे आहरण कितना, 6,000। तो अब पूंजी कितनी बची, 96,000। दायित्व आपका उतना का उतना ही रहेगा, 16,500। क्लियर। तो चलिए टोटल करके देखते हैं दोनों तरफ का योग समान हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ का टोटल हो गया 96,000, यहाँ का टोटल हो गया कितना, 16,500। अब 96,000 और 16,500 को क्या किया, टोटल किया तो 1,12,500। तो यहाँ पे भी हो रहा है कितना, 1,12,500। तो दोनों तरफ का योग कैसा आया, समान आया। तो याद रहेगा कि जब भी आहरण हो तो आहरण से क्या होता है, पूंजी में कमी होती है। और अगर आहरण के रूप में माल ले जाए तो स्टॉक में कमी, रोकड़ में ले जाता है तो रोकड़ में क्या होगी, कमी होगी। क्लियर। चलिए अब करते हैं सवाल व्यवहार नंबर 17। ये लास्ट व्यवहार है, उसके बाद के व्यवहार आप आराम से कर सकते हो। तो 17 को अपने देख लेते हैं। तो 17 नंबर के व्यवहार में आपको क्या दिया है, रुपये 500 बैंक ने ब्याज के क्या किए, जमा किए। तो बैंक ने ब्याज के जमा किए, तो बैंक कौन हुई, पाने वाली। तो लिखेंगे बैंक खाते उधार, और बैंक ब्याज अपने लिए क्या है, आए हैं। तो लिखेंगे बैंक ब्याज खाते का, क्या लिखेंगे, बैंक ब्याज खाते का। कितनी रकम है बैंक, 500। तो यहाँ लिख देंगे 500, यहाँ पे भी लिखेंगे 500। अब जब भी बैंक के पास से ब्याज मिल रहा है तो बैंक से इसमें क्या होगी, वृद्धि होगी। और ये आपको ब्याज मिल रहा है तो आय है, तो पूंजी में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। तो यहाँ लिखेंगे बैंक से इसमें वृद्धि, क्योंकि ब्याज मिल रहा है, आपकी बैंक शेष बढ़ रही है तो बैंक से इसमें क्या करेंगे, वृद्धि। और मिल रहा है इसके लिए पूंजी में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। ध्यान रखिए, आय से पूंजी में क्या होती है, वृद्धि होती है, और खर्च से पूंजी में क्या होती है, कमी होती है। फिर उसी के अंदर दूसरा लिखा है कि बैंक खर्च के 200 अपने खाते क्या किए, उन्होंने उधार किए। तो बैंक खर्च उधार किए, तो यहाँ बैंक चार खर्च खाते क्या करेंगे, उधार करेंगे, और बैंक खाते क्या करेंगे, जमा करेंगे। तो लिखेंगे बैंक खर्च खाते उधार और बैंक खाते का। अब बैंक क्या कर रही है, खर्च चुका रही है, खर्च चुकाया, बैंक खर्च किया, बैंक चार्जेस चुकाया, कितने का चुकाया उन्होंने, 200 का। तो उस समय बैंक शेष में क्या हो जाएगी, कमी होगी। ओके, और साथ साथ में खर्च होने से पूंजी में भी क्या होगी, कमी होगी। तो लिखेंगे बैंक शेष में कमी और पूंजी में भी क्या लिखेंगे, कमी। पूंजी में भी क्या करेंगे, कमी। बैंक शेष में कमी, पूंजी में कमी। अब देखिए दोनों का साथ में किस प्रकार करते हैं। तो रोकड़ यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा है, रोकड़ ऐसी की ऐसी रह रही है, तो यहाँ रोकड़ लिख देंगे 59,000। अब चलते हैं बैंक शेष में। तो बैंक शेष आपकी कितनी थी बेटा, 11,000। अब ब्याज आपको मिल रहा है तो प्लस करेंगे क्या, ब्याज। कितना ब्याज मिला आपको, 500। तो ये हो गया आपका 11,500। और बैंक चार्जेस यानी बैंक खर्च किया है, तो बैंक खर्च से बैंक से इसमें कमी हो रही है, कितने की कमी हुई, 200 की। तो अब आपके पास बैंक शेष कितना बचा, 11,300। ओके, तो बैंक ब्याज प्लस किया, बैंक खर्च क्या किया, माइनस किया। स्टॉक अपना उतना का उतना ही रहने वाला है, कितना, 25,000। लेना उतना का उतना ही रहने वाला है, कितना, 2,500। फर्नीचर कितना है आपका, 15,000 का 15,000। तो यहाँ फर्नीचर लिख देंगे कितना, 15,000।
अब पूंजी में क्या हो रही है, तो पूंजी आपकी कितनी थी 96,000। अब ब्याज आपको क्या कर रहा है, मिल रहा है, तो ब्याज में क्या करेंगे, मिल रहा है तो प्लस करेंगे ब्याज, कितना 500। तो ये पूंजी कितनी होगी 96,500, माइनस करेंगे बैंक खर्च, तो बैंक खर्च कितना है आपका 200, तो ये आ गया कितना पूंजी 96,300। दायित्व आप अपना उतना ही रहेगा, कितना है दायित्व आपका 16,500, तो दायित्व लिखेंगे कितना 16,500 का 16,500। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, टोटल करेंगे और देखेंगे दोनों तरफ का टोटल समान हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ हो गया 96,300, यहाँ का कितना हो गया 16,500, तो यहाँ का दोनों का टोटल क्या 96,300 और 16,500, तो ये हो गया 1,12,800। तो यहाँ का भी टोटल हो रहा है 1,12,800। क्लियर। तो ये था आपका हिसाबी समीकरण। ध्यान रखिए जब भी आप हिसाबी समीकरण करते हैं, हिसाबी असर दर्शाते हैं, तो उस समय आपका हमेशा A बराबर C+L होना चाहिए। यानी जब जब संपत्ति में वृद्धि कमी होगी तो उसी के साथ पूंजी और दायित्व में भी वृद्धि कमी होनी चाहिए। प्रत्येक व्यवहार के अंत में आपको देखना है कि A बराबर C+L हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यदि A बराबर C+L कब होगा, जब आप प्रत्येक व्यवहार की सही असर दोगे। तब खास ध्यान रखो कि जब भी पूंजी में और दायित्व में वृद्धि कमी होती है तो साथ में संपत्ति में भी वृद्धि कमी होगी। यानी संपत्ति बढ़ने से पूंजी और दायित्व भी बढ़ेगा और संपत्ति कम होने से पूंजी और दायित्व में क्या होगी, कमी वृद्धि होगी। यदि संपत्ति की तरफ भी कमी वृद्धि होती है तो भी दोनों तरफ का योग प्रत्येक व्यवहार के अंत में कैसा आना चाहिए, समान आना चाहिए। क्लियर। होप सो कि आपको ये सवाल समझ में आ चुका होगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।